आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन टू एग्रो फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज सब्जेक्ट, और इसके अंतर्गत मेरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम पर्पज़ से, जिसका नाम है एनर्जी बैलेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन की अवधारणा लिखिए, या पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज इस टॉपिक को हम आप पढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन क्या है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन क्या है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो ऊर्जा संतुलन है, पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा अंतरिक्ष में वापस जाने वाली ऊर्जा के बीच संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, देखो पृथ्वी का जो ऊर्जा संतुलन है, ठीक है, पृथ्वी से ऊर्जा का मतलब है कि मुक्ता जो है वो तमाम प्रकार के पृथ्वी में जो पृथ्वी को प्राप्त होने वाले तापमान है, जैसे सोलर रेडिएशन, सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है। ठीक है, सूर्य से क्या मिलता है, पृथ्वी को गर्मी प्राप्त होती है। तो सूर्य से जो गर्मी प्राप्त होती है वो एक प्रकार की उष्मीय ऊर्जा है। ठीक है, उष्मा के रूप में क्या है, एक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा सूर्य से जो है ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसका 30% केवल पृथ्वी पर वो अवशोषित होती है, बाकी का 70% क्या होती है, वह ऊर्जा बाहर चली जाती है वायुमंडल में। ठीक है, तो पृथ्वी के द्वारा, सूर्य के द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है, ठीक है, उसका अनुपात और वापस जो है परावर्तित जो ऊर्जा का अनुपात होता है, यही जो है वो ऊर्जा का संतुलन कहलाता है। जब ये अनुपात समान रहता है, मतलब कि पृथ्वी के द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा प्लस जाने वाली ऊर्जा का अनुपात बराबर रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संतुलन कहते हैं। और यह अनुपात जब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है किसी कारण से, तो इसका ऊर्जा का असंतुलन कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो हो जाता है उससे क्या कहते हैं, ऊर्जा का असंतुलन हो कहते हैं। तब तमाम प्रकार की क्रियाएं हो जाती हैं, जैसे कि वैश्विक तापमान का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो बस यही चीज़ हमें छात्रों समझना है कि ऊर्जा का संतुलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है अंतरिक्ष में वापस जाने वाली ऊर्जा के बीच संतुलन बनाए रखती है। यह संतुलन पृथ्वी की जलवायु, तापमान, मौसम, प्रणाली तथा जीवन अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो ऊर्जा है, ये जो आने वाली ऊर्जा प्लस जाने वाली ऊर्जा का जो संतुलन है, यही क्या होता है कि वातावरण के संतुलन को बनाए रखती है। और यह संतुलन अगर असामान्य हो गया, यह संतुलन बिगड़ गया, तो क्या समस्याएं आती हैं, पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, मौसम प्रणाली डिस्टर्ब हो जाती है, और जीवन के अस्तित्व को जो है वो को नुकसान होता है। तो ये कई सारे जो है फैक्टर क्या होते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऊर्जा का संतुलन जो है वो बनना आवश्यक होता है। ठीक है, यदि यह संतुलन बिगड़ जाए तो पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी या ठंड की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे इसी ऊर्जा संतुलन के असंतुलन का परिणाम है। ठीक है, यदि यह संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो फिर पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है, ठंड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसी का कारण है। कहने का मतलब है कि ये जो ऊर्जा का संतुलन है, ये पृथ्वी पर अगर गड़बड़ हो जाता है, मतलब कि डिस्टर्ब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तापमान का बढ़ना, तापमान का कम होना, ठीक है, ये कारण होते असमय वर्षा होना या अत्यधिक वर्षा होना, तो ग्लेशियर का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ये सारे ऊर्जा के असंतुलन के दुष्प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ऊर्जा संतुलन की मूल अवधारणा की बात करें तो पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन मुख्यतः दो प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन,
तो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाली ऊर्जा, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा का विकिरण रेडिएशन के रूप में पहुंचती है, जिसे सौर विकिरण कहते हैं। तो आप लोग पता होगा कि सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? सोलर रेडिएशन कहते हैं, ठीक है, सौर विकिरण के नाम से जानते हैं। और सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक आता है उसे क्या कहते हैं? सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक आता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा आता है? विकिरण प्रक्रिया के द्वारा आता है, ठीक है। तो यह ऊर्जा पृथ्वी लघु तरंग यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में होती है। पृथ्वी इसी ऊर्जा का एक भाग अवशोषित करती है और एक भाग को परिवर्तित कर देती है, ठीक है। आने वाले भाग को क्या कहते हैं? शॉर्ट वेव्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी से सौर ऊर्जा जो प्राप्त होती है, सोलर रेडिएशन जो प्राप्त होती है, उसका कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित करती है, बाकी क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। तो जो कुछ भाग जो अवशोषित करती है उसे शॉर्ट वेव्स कहते हैं, लघु तरंगे कहते हैं। और जो भाग रिफ्लेक्ट कर देती है वापस वायुमंडल में, उसे लॉन्ग वेव्स के नाम से जानते हैं, दीर्घ तरंगों के नाम से जानते हैं। ये शॉर्ट वेव्स के आने का प्रोसेस और लॉन्ग वेव्स के जाने का प्रोसेस जो होता है, इसके बीच संतुलन जो बना रहता है वही ऊर्जा का संतुलन कहलाता है। और यह संतुलन अगर जो है बिगड़ जाता है तो फिर उसे हम ऊर्जा का संतुलन जो है कहते हैं। तब कई प्रकार की मौसमी दशाएं जो है वो परिवर्तित हो जाती हैं। तापमान अधिक हो जाता है या तापमान बहुत कम हो जाता है, अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा का असंतुलन हो जाता है, मौसम में अचानक परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा क्या करते हैं? बढ़ जाता है। तो इसी तरह से ये ऊर्जा का असंतुलन के प्रभाव जो है वो देखे जाते हैं, ठीक है। सौर विकिरण का वितरण की बात करें, ठीक है, सोलर रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी समान रूप से वितरित नहीं होती है। इसका कारण है पृथ्वी का गोलाकार, ठीक है, अच्छी झुकाव, यानी कि जो सोलर रेडिएशन है उसका वितरण सही से नहीं होता है। किस कारण से नहीं होता है? पृथ्वी का गोलाकार होना, अच्छी झुकाव होना, ठीक है, एक्सियल टाइल्ट होना, ठीक है, घूर्णन और परिक्रमण होना, ठीक है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जिससे वहाँ क्या होता है? अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो जैसे भूमध्य रेखा पर क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। क्यों अधिक प्राप्त होती है? क्योंकि जिससे वहाँ क्या होती है? वहाँ पर भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणों के सीधे पड़ती हैं, ठीक है। इसके विपरीत ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होती हैं? किरणें क्या होती हैं? तिरछी पड़ती हैं, जिससे वहाँ का ऊर्जा कम प्राप्त होती है। और यही कारण भूमध्य रेखा गर्म और ध्रुवीय क्षेत्र क्या होते हैं? ठंड होते हैं। यानी भूमध्य रेखा जो क्षेत्र होते हैं वो अत्यधिक गर्म होते हैं, वहाँ पर सूर्य के जो किरणें होती हैं वो सीधे पड़ती हैं, और ध्रुवीय क्षेत्रों पर तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होती है? ठंड रहता है। तो इस प्रकार से जो है वो तापमान में परिवर्तन होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब एल्बिडो का प्रभाव की बात करें, द इफेक्ट ऑफ एल्बिडो, यानी कि एल्बिडो का क्या प्रभाव पड़ता है ऊर्जा संतुलन में, ठीक है। तो एल्बिडो वह माप है जो बताता है कि पृथ्वी की सतह कितनी ऊर्जा परिवर्तित कर देती है। तो एल्बिडो क्या होता है? सबसे पहले आप जानेंगे कि जो दीर्घ तरंगे होती हैं, यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें ऊर्जा उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है वातावरण में। ये जो परावर्तित ऊर्जा का भाग होता है उसे हम एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। तो ये एल्बिडो जो होती हैं, एल्बिडो वह माप होती है जो पृथ्वी की सतह कितनी ऊर्जा परावर्तित करती है, उसी को हम एल्बिडो कहते हैं। बर्फ और हिम, आइस एंड स्नो का एल्बिडो क्या होता है? सबसे अधिक होता है, ठीक है। सबसे अधिक एल्बिडो किसका होता है? बर्फ और, ठीक है, यानी कि बर्फ का होता है। सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है? बर्फ का होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं? अधिक ऊर्जा परावर्तित करते हैं। क्या करते हैं? अधिक ऊर्जा परावर्तित करते हैं, ठीक है। तो बर्फ का एल्बिडो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा क्या है? ये बर्फ जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। जल और वनस्पति का एल्बिडो क्या होता है?
कम होता है। ठीक है, ये क्या करती हैं, ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। तो जल और वनस्पति जो होती हैं उनका एल्बिडो सबसे कम होता है, क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, परावर्तित नहीं करते हैं। जबकि बर्फ क्या करती है, सबसे ज़्यादा ऊष्मा को परावर्तित करती है। ठीक है, तो बर्फ का सबसे अधिक और वनस्पतियों का सबसे कम होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह का एल्बिडो बढ़ता है तो अधिक ऊर्जा अंतरिक्ष में लौट जाती है और पृथ्वी ठंडी हो जाती है। यदि एल्बिडो कम होता है तो पृथ्वी अधिक ऊर्जा अवशोषित करती है और तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी पृथ्वी का अगर एल्बिडो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगर पृथ्वी का एल्बिडो बढ़ता है तो अधिक ऊर्जा अंतरिक्ष में क्या करती है, लौट जाती है। अगर पृथ्वी का एल्बिडो बढ़ गया, पृथ्वी ज़्यादा परावर्तित कर रही ऊर्जा का, तो अधिक ऊर्जा क्या होती है, वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिससे पृथ्वी क्या करती है, ठंडी हो जाती है। अगर पृथ्वी का एल्बिडो कम है, ठीक है, तो अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही है, तो जिससे पृथ्वी का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ऊर्जा संतुलन में। ठीक है, पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन ग्रीन हाउस प्रभाव से भी प्रभावित होता है। वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है, मीथेन हो गया CH4, जल वाष्प वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये गैसें पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग वितरण को अवशोषित करके उसे पुनः पृथ्वी की ओर भेजती हैं। इस प्रक्रिया से पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ता है, जिसे क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो गैसेस होती हैं, मीथेन हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, जल वाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं हम जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउसेस गैसेस कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी द्वारा जो उत्सर्जित दीर्घ तरंगे होती हैं, ठीक है, जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित लॉन्ग वेव्स होती हैं, ठीक है, दीर्घ तरंगे होती हैं या परावर्तित तरंगे होती हैं, ठीक है, ये तरंगे जो है वो विकिरण को अवशोषित करके उसे पुनः पृथ्वी की ओर भेजती हैं। तो ये मीथेन जो आपकी जो है ये क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये जो परावर्तित विकिरण होती है, पृथ्वी से परावर्तित विकिरण होती है, उसको रोक लेती हैं। ठीक है, ये अपनी जो ऊपरी परत बना के रखती हैं, उससे क्या होता है, इन जो है तापमान को ऊपर से जाने से वायुमंडल में जाने से रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो इस पृथ्वी से क्या होता है, तापमान क्या करते हैं, पृथ्वी का बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये जो तरंगे, ये जो गैसेस होती हैं, ये एक प्रकार की वातावरणीय परत बना लेती हैं। ये क्या है, पॉल्यूटेंट है, प्रदूषण गैसें हैं, ये एक प्रकार का लेयर बना लेती हैं। और जो परावर्तित तापमान है, यानी कि पृथ्वी से जो परावर्तित किरणें हैं, जिसको हम दीर्घ विकिरण कहते हैं, लॉन्ग वेव्स कहते हैं, ये जो परत है इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाती, बल्कि ये जो विकिरण है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है वापस वातावरण में, जिससे कि वातावरण का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो जीवन के लिए उपयुक्त तो नहीं होता है। लेकिन मानव गतिविधियों के कारण इन गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे अत्यधिक ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना क्या होता है, पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि जो ग्रीन हाउस के प्रभाव है वो आवश्यक है। ठीक है, अगर ये आवश्यक मतलब ये गैसेस अगर नहीं रही तो इसके कारण क्या हो सकता है, पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। ठीक है, तो इसका होना आवश्यक है। लेकिन अगर इन गैसों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो ये गैसेस क्या होती हैं, ये वातावरण में जाने वाले जो
सोलर उसमें ऊर्जा है उसको रोक लेती हैं, जिससे कि पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, वायुमंडल और ऊर्जा संतुलन की बात करें, एटमॉस्फेयर एंड एनर्जी बैलेंसर की बात करें, तो वायुमंडल पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन में महत्वपूर्ण भी निभाता है। सूर्य की कुछ विकिरण को अवशोषित करता है। ठीक है, कुछ विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा को नियंत्रित करता है। बादल भी ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करते हैं। वे सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करके पृथ्वी को ठंडा करने का काम करते हैं। बिल्कुल ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, लेकिन साथ ही गर्मी को रोक करके तापमान को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इस प्रकार बादलों के प्रभाव को जो है वो डुअल इफेक्ट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे महासागर और ऊर्जा का संतुलन का। ठीक है, द ओशियन एंड एनर्जी बैलेंसर की। तो महासागर पृथ्वी की ऊर्जा प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बड़ी मात्रा में ऊष्मा यानी हीट को संग्रहित करते हैं। समुद्री धाराएं यानी ओशियन करंट्स इस ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ठीक है, तो महासागर और ऊर्जा संतुलन में, ठीक है, महासागर जो होते हैं वो भी ऊर्जा संतुलन में अपनी भूमिका निभाते हैं। महासागर पृथ्वी की ऊर्जा प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका, वे बड़ी मात्रा में ऊष्मा हीट को संग्रहित करते हैं। ओशियन करंट्स इस ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान लेती हैं। तो जो समुद्री धाराएं हैं वो भी ऊर्जा संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वो अपनी धाराओं के माध्यम से ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। हवाओं को जो है वो गर्म करती हैं, ठंडा करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊर्जा संतुलन में ओशियंस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएँ होती हैं। समुद्र की जो गर्म जलधाराएं होती हैं, ठंडी जलधाराएं होती हैं, वो भी जो है वो वातावरण के जो है ठंडा और गर्म करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती हैं। ठीक है, तो जो समुद्री हवाएं होती हैं, ठंड हवाएं होती हैं, जब वो गर्म क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो वहाँ के वातावरण को भी ठंडा बना देती हैं। और ठंडी जो गर्म हवाएं होती हैं वो ठंडे क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो वहाँ क्षेत्रों को गर्म कर देती हैं। तो समुद्री धाराएं जो होती हैं वो भी वातावरण के बैलेंस को बनाए रखने में, वातावरण के तापमान को बढ़ाए रखने में, ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ऊर्जा संतुलन में असंतुलन की बात करें, इम्बैलेंस इन एनर्जी बैलेंस की बात करें, तो अब आने वाली और जाने वाली ऊर्जा में अंतर होता है तो ऊर्जा असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। कहने का सीधा सीधा फंडा है कि संतुलन और असंतुलन दो शब्द हैं बेटा, इसमें क्या डिफरेंट होता है, आने वाली ऊर्जा प्लस जाने वाली ऊर्जा। ठीक है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा और वापस जाने वाली ऊर्जा के बीच अगर बैलेंस नहीं है, मतलब कि जो उसका बैलेंस होता है, असंतुलन अगर हो गया तो फिर क्या होता है, ऊर्जा का असंतुलन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये आने वाली ऊर्जा का संतुलन जाने वाली ऊर्जा के संतुलन के लगभग बराबर अनुपात में रहता है, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में रहता है, तो फिर ऊर्जा का संतुलन क्या होता है, पृथ्वी पर बना रहता है। नहीं तो कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके मुख्य कारण कौन से होते हैं, मतलब ऊर्जा का संतुलन और संतुलन बनाए रखने को। ठीक है, ऊर्जा के संतुलन में असंतुलन बनाने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, तो आपको बताना क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि होना, वनों की अंधाधुंध कटाई होना, औद्योगिकरण होना, प्रदूषण होना, ये सारे कारण हैं। ठीक है, ऊर्जा के असंतुलन के कारण हैं। ठीक है, ऊर्जा के असंतुलन के क्या कौन कौन से कारण हैं, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, जैसे मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये तमाम प्रकार की जो ग्रीन हाउसेस गैसें हैं इसकी मात्रा निरंतर बढ़ रही है वातावरण में, जिसके कारण के असंतुलन की प्रक्रिया बढ़ रही है। वनों की अत्यधिक कटाई हो रही है, जो वन है, वनस्पतियां हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो है ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करते हैं। ठीक है, सोलर रेडिएशन को अवशोषित करते हैं, लेकिन अगर इनकी कटाई होती है तो अवशोषित करने की प्रक्रिया रुक जाती है और काफ़ी ऊर्जा वापस परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो जिससे कि वातावरण के तापमान में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण, ठीक है, कई प्रकार की इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी ऊष्मा का उत्पादन कर रहे हैं।
ठीक है, तमाम प्रकार के पॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे कि ऊर्जा के असंतुलन की प्रक्रिया हो रही है। प्रदूषण में कई सारे से वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के अंदर कई सारी विषाक्त गैसें जो वाहनों से, कल कारखानों से निकल रही हैं, जिससे कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे कि ऊर्जा संतुलन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रभाव जो है वो पड़ते हैं ऊर्जा के संतुलन के। तो इस असंतुलन के क्या परिणाम है? अगर ऊर्जा का संतुलन होता है बेटा, ऊर्जा का असंतुलन होता है तो कई सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ सकता है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो सकती है, चरम मौसम घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। चरम मौसम घटनाएं मतलब कि आकस्मिक जो है वो अत्यधिक आंधी आना, तूफान आना, अत्यधिक वर्षा होना, सूखा पड़ना, तो ये सारी मौसम की घटनाएं जो है वो निरंतर होती रहती हैं। तो ये सारे जो है वो ऊर्जा के असंतुलन से ये सारे प्रभाव जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संतुलन की बात करें तो आज के समय में जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन में बदलाव का अत्यंत परिणाम है। अधिक ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को अधिक ऊर्जा रोकने पर मजबूर करती हैं। इससे वैश्विक तापमान बढ़ता है, ध्रुवीय बर्फ पिघलती है, जिससे कि एल्बिडो कम हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊर्जा के संतुलन से, ठीक है, ऊर्जा के संतुलन और संतुलन के कई सारे प्रभाव जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे कि ऊर्जा का संतुलन क्या होता है, ऊर्जा का संतुलन जो है वो क्या क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।